हेलो दोस्तों, मैं हूं मारिया चौधरी। आज की कहानी इंदौर की है। इंदौर में ही बाणगंगा थाना आता है। इस थाने के गणेश धाम कॉलोनी में बबलू अपनी पत्नी वनीता के साथ रहता था। बबलू जब 23 साल का था तब उसकी शादी पास की तहसील के कस्बे में रहने वाली वनीता के संग हुई थी। शादी के वक्त वनीता केवल 19 साल की थी। खूबसूरत वनीता को पाकर बबलू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए शादी के 1-2 साल तक तो वह हनीमून मूड में ही बने रहे। लेकिन केवल प्यार से तो पेट भरता नहीं है। इसलिए पत्नी वनीता के गर्भवती होने के बाद वह काम के लिए घर से बाहर निकला। किशोर उम्र में बबलू ट्रक पर क्लीनर का काम कर चुका था, तो उसने ट्रक चलाना भी अच्छी तरह से सीख लिया था। इसलिए इंदौर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। कुछ साल के अनुभव के बाद बबलू ट्रक को लेकर माल लेकर पहुंचाने देश भर में जाने लगा। बबलू वनीता की सुंदरता का बहुत दीवाना था। इसलिए उसे एक रात के लिए भी वनीता से दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पेट की ज़रूरत के चलते धीरे धीरे वनीता और बबलू दोनों ने ही एक दूसरे के बगैर रातें काटना सीख लिया। 2 बच्चे हो जाने के बाद भी बबलू की दीवानगी ज़रा भी कम नहीं हुई थी। इसलिए जिस रोज़ खाली ट्रक लेकर वापस इंदौर पहुंचता, उस रोज़ वनीता को पहले ही फ़ोन करके बता देता कि वो बच्चों को जल्दी सुला दे। पति की बात समझकर वनीता खुशी खुशी बबलू के आने की तैयारी करने लगती। वनीता जानती थी कि बबलू घर आएगा तो शराब के साथ नॉनवेज खाएगा। इसलिए वह पति के आने से पहले ही मोहल्ले में मीट की दुकान चलाने वाले रिजवान कसाई के वहां जाकर ताज़ा गोश्त लेना नहीं भूलती थी। महीने में 1-2 बार उसका रिजवान की दुकान पर जाना होता ही था। इसलिए धीरे धीरे रिजवान से परिचय बढ़ जाने पर उनके बीच कभी कभी व्यापार से हटकर सामान्य बातें भी होने लगी। इससे रिजवान को इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि उसके मोहल्ले में रहने वाली यह खूबसूरत युवती महीने में ज़्यादातर दिन पति के बिना 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है। इसलिए मौका देखकर रिजवान ने वनीता से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी, जिससे पति की लंबी लंबी गैर मौजूदगी से परेशान वनीता ने रिजवान में रुचि लेना शुरू कर दिया। जिससे बात बढ़ते बढ़ते वहां तक आ पहुंची कि एक रोज़ रिजवान ने उससे कहा, कभी हमें भी अपने हाथ का बना गोश्त टेस्ट करवा दीजिए, जब मर्जी हो तब आ जाना। वनीता ने उससे कहा तो रिजवान ने अगला दाव फेंकते हुए कहा, चाहे मेरे मन से नहीं, जब आपका मन हो तब बुला लीजिए। यह बात कहते हुए रिजवान ने मन शब्द पर कुछ इस तरह से जोर दिया कि वनीता समझ गई रिजवान किस बात का मन होने की बात कर रहा है। वनीता लगभग 35 की हो चुकी थी। रिजवान उससे उम्र में कुछ ही कम होगा। यह सोचकर जवान प्रेमी से मिलने की बात वनीता के मन को भी परेशान करने लगी। इसलिए एक रोज़ जब चारों तरफ तेज़ बारिश हो रही थी, वनीता ने रिजवान से फ़ोन लगाकर पूछा कि वो दुकान पर है या नहीं, उसे गोश्त लेने आना है। रिजवान ने पूछा, क्यों शौहर साहब आ रहे हैं? उसने कहा, नहीं, मौसम अच्छा है इसलिए आज मेरा मन गोश्त खाने का कर रहा है। अगर सचमुच मन हो रहा है तो फिर आप क्यों तकलीफ़ करती हो? इतनी बारिश में मैं खुद गोश्त लेकर आ जाता हूँ। रिजवान ने फिर मन शब्द पर काफ़ी जोर दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि गोश्त खरीदने की बात तो एक बहाना है। दरअसल बारिश के इस मौसम में वनीता का मन किसी और चीज़ के लिए पागल हो रहा है। इसलिए वो भीगता हुआ ताज़ा गोश्त लेकर वनीता के घर पहुंच गया। उसके बाद वही हुआ जो दोनों के मन में था। उस वक्त बच्चे दोनों स्कूल गए थे। इसलिए रिजवान ने वनीता के संग पहली मुलाकात में ही जी भरकर अय्याशी का खेल खेला। उसके बाद इस तरह से मिलने का वादा भी कर लिया। स्त्री हो या पुरुष, नए पार्टनर के साथ अक्सर लोगों को लुभाता है। इसलिए वनीता ने उससे हमेशा मिलते रहने का वादा भी कर लिया। बल्कि अपने इस वादे को निभाते हुए वह अक्सर 4-6 दिन में रिजवान को अकेले में घर बुलाने लगी। दोनों की यह कहानी लगभग 6 माह तक यूं ही चलती रही। फिर इस कहानी में अचानक ही रिजवान के पड़ोस में गोश्त की दुकान चलाने वाले इरशाद कसाई भी इसमें शामिल हो गया। यह कि एक रोज़ इरशाद ने वनीता को फ़ोन पर
बताया कि उसे रिजवान के संग उसके अवैध संबंध की पूरी जानकारी है, इसलिए अगर वह चाहती है कि इस बात में को बबलू तक ना बताऊं, तो मुझे भी रिजवान की तरह अपना दोस्त बना लो। फोन पर यह बात सुनकर डर गई और वनीता ने यह बात रिजवान को बताई, तो रिजवान ने कहा, वैसे तो यह इरशाद को सबक सिखा सकता है, लेकिन ऐसे में बात बाहर निकल सकती है, इसलिए अच्छा है कि तुम इरशाद की बात मान लो। इसके लिए वनीता एकदम तो राजी नहीं हुई, लेकिन जब रिजवान ने बार बार उसे समझाया तो वनीता राजी हो गई, जिससे इरशाद भी वनीता के घर आने जाने लगा। बबलू को पत्नी के इस नए खेल के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह उसे अभी भी पहले की तरह प्यार करता था। इसलिए दो आशिकों के संग वनीता की प्रेम कहानी आराम से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान समय के साथ वनीता का बड़ा बेटा प्रशांत जवान हो गया। अब उसके जवान हो जाने से इन तीनों की प्रेम कहानी में मुसीबत आने लगी। दरअसल प्रशांत के डर के कारण रिजवान और इरशाद को वनीता के घर आकर उसके संग अय्याशी करने में मुश्किल होने लगी, जिससे तीनों ने सलाह कर प्रशांत को नशे की लत लगा दी। जिस रोज़ रिजवान और इरशाद को वनीता से मिलने आना होता, उस रोज़ वे शाम को पार्टी के लिए प्रशांत को बुलाकर उसे पेट भर शराब पिला देते और फिर उसको सुरक्षित घर तक छोड़ने के बहाने उसके साथ घर आते, जहां नशे के कारण प्रशांत तो गहरी नींद सो जाता, जिसका फ़ायदा उठाकर रिजवान और इरशाद वनीता के संग अय्याशी में डूब जाते। लेकिन पाप का खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। वहीं इस मामले में ये हुआ, दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बबलू के घर में रहने से रिजवान, इरशाद और वनीता की मेल मुलाकातों पर पूरी तरह से बंदिश लग गई थी। लेकिन अय्याशी की आदत जिसे लग जाए वो आसानी से नहीं जाती, इसलिए पति के घर में रहने के बाद भी वनीता मौका पाकर रिजवान और इरशाद से फ़ोन पर इश्क लड़ाती रहती। वनीता के दिन भर फ़ोन पर चिपके रहने से बबलू को वनीता पर शक होने लगा, इसलिए उसने वनीता के बदले व्यवहार पर नज़र रखना शुरू किया, तो उसे जल्द ही सारी बात समझ आ गई। इसलिए उसने वनीता को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ ये समझ गया कि वनीता गलत रास्ते पर काफ़ी आगे तक निकल गई है। अब उसे समझाने की बजाय उसने मारपीट से काम लेना शुरू किया। लेकिन वनीता रिजवान और इरशाद के चुंगल में इस तरह से फंस चुकी थी कि अब वह चाहकर भी अवैध रिश्ते के जाल से बाहर नहीं आ सकती थी। इसलिए जब बबलू ने देखा कि उसकी मारपीट का भी वनीता पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने गणेश धाम कॉलोनी का अपना मकान छोड़कर उमरी खेड़ा के कांकर में आकर रहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब कंपनी में बबलू ड्राइवर का काम करता था, उस कंपनी में भी बबलू से दूरी वाले माल ले जाने वाली गाड़ियों पर चलने से मना कर दिया, ताकि वे सुबह से निकल कर घर रात को वापस लौट कर आ सके। बाणगंगा थाना इलाके के एक सुनसान मैदान में वनीता का बेटा प्रशांत अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। शराब के नशे में प्रशांत ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर डर के मारे दोस्त की हालत खराब हो गई। इसलिए प्रशांत ने उसे साथ बैठकर और शराब पीने के लिए काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन फिर वह वहां नहीं रुका। प्रशांत के मुंह से उसके पिता की हत्या की बात सुनकर प्रशांत के दोस्त को नींद नहीं आई। उसे यही लगता रहा कि कल को अगर इस हत्या की बात पुलिस तक पहुंची, तो इसका राजदार होने के कारण वह भी पुलिस की लपेटे में आ सकता है। इसलिए काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अगले दिन 24 फरवरी की शाम को इस बात की जानकारी बाणगंगा थाने के DI राजेंद्र सोली को दे दी। मामला गंभीर था, इसलिए लेकिन पुलिस को एक शक यह भी था कि संभव है कि प्रशांत शराब के नशे में गलत बकवास कर रहा हो। इसलिए श्री सोनी ने जल्द ही अपने मुखबिरों को उमरी खेड़ा के कांकर इलाके में रहने वाले ट्रक ड्राइवर बबलू के घर में चल रही गतिविधियों का पता लगाने का काम सौंपा, तो यह खबर उन्हें कुछ ही दिनों में मिल गई। कुछ मुखबिरों ने उन्हें जानकारी मिली और उन्हें उमरी खेड़ा के इस मकान में ट्रक ड्राइवर बबलू लगभग महीने भर पहले ही रहने आया था। इससे पहले वह गणेश धाम कॉलोनी में रहता था। परिवार मोहल्ले में नया आया था,
इसलिए आस पड़ोस के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इस परिवार के बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन लोगों ने ये ज़रूर बताया कि कुछ रोज़ पहले बबलू की पत्नी ने मकान में मजदूरों से गड्ढा खुदवाकर सेप्टिक टैंक की मरम्मत का काम करवाया है। मकान में मजदूरों से गड्ढा करवाने की बात सामने आते ही डीआई राजेंद्र सोनी को प्रशांत की बात में सच्चाई नजर आने लगी, क्योंकि उसने अपने दोस्त को भी यही बताया था कि मां ने पिता की हत्या कर उसे घर में ही दफन कर दिया है। वैसे भी पुलिस की लंबी सेवा के दौरान इस तरह के कई मामले उनके सामने आ चुके थे। जब आरोपी ने शराब के नशे में अपने अपराधों की कहानी उजागर कर दी, इसलिए बात में सच्चाई होने का शक होती है। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी देकर शाम का सूरज डूबने से पहले ही बाणगंगा पुलिस ने प्रशांत और उसकी 40 वर्षीय मां वनीता को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। उसके पति बबलू के बारे में पूछा। बबलू का नाम सामने आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बताया कि वो तो ट्रक लेकर कहीं गया है। कहाँ गया है मालूम नहीं साहब, यह कभी बताकर नहीं जाता था। पुलिस ने जब उसका मोबाइल नंबर मांगा तो उसने उस पर कहा कि कोई फ़ायदा नहीं सर, उसका नंबर बंद बता रहा है। लेकिन पुलिस ने उससे मोबाइल नंबर ले लिया, लेकिन पुलिस को मोबाइल नंबर बंद मिला। वनीता कितना सच बोल रही थी यह जानने के लिए डीआई श्री सोनी ने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को फ़ोन किया जहां पर बबलू ड्राइवर की नौकरी करता था। इस पर कंपनी ने बताया कि वह 4 फरवरी से काम पर नहीं आ रहा है। फ़ोन भी बंद कर बैठा है। एक दो बार उसकी पत्नी ने फ़ोन रिसीव किया था, मगर बबलू से बात नहीं करवाई। इस बात से कहानी साफ हो चुकी थी कि 4 फरवरी से अपने काम से लापता बबलू का मोबाइल वनीता के पास है। इसलिए पुलिस ने माँ बेटे को सख्ती से पूछताछ की। वनीता से पहले उसका बेटा प्रशांत टूट गया। उसने बता दिया कि मां ने अपने 2 प्रेमी रिजवान कसाई और इरशाद कसाई के साथ मिलकर पिता की हत्या कर लाश को घर में ही दफन कर दिया है। प्रशांत ने यह भी बताया कि मां के कहने पर उसने भी पिता की लाश के टुकड़ों में काटा। उसने भी पिता की लाश को टुकड़ों में काटने में मां के दोनों प्रेमियों की मदद की थी। बेटे ने पिता की हत्या का पूरा राज खोल दिया तो वनीता के पास बचने का कोई बहाना नहीं था, तो उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिससे पुलिस ने वनीता के दोनों प्रेमी रिजवान कसाई और इरशाद कसाई को गिरफ्तार करने के लिए उनके ठिकानों पर दबिश डाली। लेकिन वनीता के थाने बुलाए जाने के बाद पता लग जाने से दोनों फरार हो गए, जिन्हें 2 दिन बाद देवास जिले की एक मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एफएसएल के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से वनीता के घर की खुदाई शुरू की, जिसमें लगभग 20 रोज पहले दफन किया गया बबलू का शव बरामद किया गया। वनीता के निशानदेही पर पहले बाथरूम की खुदाई की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलने पर जब वनीता से सख्ती की गई तो उसने बबलू का शव कमरे में दबे होने की बात बताई, जहां 6 फुट खुदाई करने पर बोरी में बंद बबलू का शव मिल गया। लेकिन शव के नाम पर केवल धड़ था, उसकी गर्दन एवं हाथ पैर कटे हुए थे, जिनके बारे में चारों आरोपियों को बताया कि शव के बाकी टुकड़े उन्हें देवगुड़िया के जंगल में ले जाकर फेंक दिए थे। इसलिए पुलिस ने जंगल में जाकर शव के बाकी अंगों की खोज की, मगर वहां एक रक्त सनी पॉलीथीन के अलावा कुछ नहीं मिला। जब बबलू गणेश धाम कॉलोनी का अपना मकान छोड़कर उमरी खेड़ा के कांकर में आकर रहने शुरू कर दिया, तब वनीता का प्रेमियों से मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए उसने रिजवान और इरशाद से कोई रास्ता निकालने को कहा, जिससे दोनों ने मिलकर बबलू की हत्या करने का प्लान बनाया। 4 फरवरी 2020 को रिजवान ने सुबह मौका देकर वनीता को नींद की 5 गोलियां दी थी। वनीता ने रात के समय दाल बाटी में मिलाकर यह गोलियां बबलू को खिला दी, जिससे उसे गहरी नींद आ गई। अब उसके सो जाने के बाद वनीता ने अपने दोनों प्रेमियों को बुलाकर उसका गला दबाकर बबलू की हत्या कर दी। कसाई के पेशे से जुड़े होने के कारण बबलू के शव के टुकड़ों को काटकर ठिकाने लगाने की योजना आरोपियों ने हत्या से पहले ही बना ली थी।
इसलिए रिजवान ने नींद की गोलियों के साथ गोश्त काटने वाला छुरा लाकर वनीता को दिया, जिसे उसने छुपाकर रख लिया था। वनीता ने अपने दोनों आशिक के साथ मिलकर 5 फरवरी को पति की हत्या की। बबलू की हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने से पहले ही अनीता, रिजवान और इरशाद ने सामूहिक रूप से बबलू के शव के पास ही सामूहिक अय्याशी की। इस दौरान शोरगुल सुनकर अनीता के 19 वर्षीय बेटे प्रशांत की नींद टूट गई और वह उठकर बाहर आ गया, जिससे उसने पिता की मृतदेह के पास मां को अपने 2 प्रेमियों के संग एक साथ अय्याशी में डूबे देख लिया। यह देखकर रिजवान और इरशाद ने योजना बनाकर बबलू के शव के टुकड़े करने में प्रशांत को भी शामिल कर लिया, ताकि वह खुद भी इस अपराध में शामिल होने के कारण किसी के भी सामने मुंह न खोले। शराब के आदी वनीता के बेटे को मां के प्रेम संबंधों की जानकारी पहले से ही थी। घटना की रात उसने मां को पिता के शव के पास अय्याशी करते देख लिया था। मां के इस रूप को बेटा पचा नहीं पा रहा था, इसलिए घटना के बाद से वह रोज़ शराब पी रहा था, जिसके चलते नशे के दौरान उसके पिता की हत्या का राज उसने अपने दोस्तों के सामने खोल दिया, जिससे पूरा मामला उजागर हो जाने से तीनों आरोपी सलाखों के पीछे भेज दिए गए। इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है। यह दिखाता है कि वासना और अवैध संबंधों की दलदल में फंसना केवल दुख और विनाश की ओर ले जाता है। वनीता ने अकेलापन और असंतोष को सही तरीके से संभालने के बजाय धोखा और बेवफाई का रास्ता चुना, जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए तबाही का कारण बना। यह घटना यह भी याद दिलाती है कि परिवार में एक दूसरे के साथ समय बिताना, बात करना और भावनाओं का आदान प्रदान करना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें, अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी देती है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं के सीखों के साथ फिर लौटूंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।